दोस्तों आइए आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 3 जो संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखे गए हैं, इसका आज हम लोग सारांश लेकर आए हैं। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है कि कोई भी चैप्टर का सारांश बताएं। तो आज हम लोग सारांश को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। जो आज हम लोग को क्या 5 नंबर हम लोग का कब्जा होगा। तो जो आज हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 3 को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आइए हम लोग संपूर्ण क्रांति का क्या है सारांश लेकर आए कि जो बार बार हर बार बिहार बोर्ड एग्जाम में कि 5 नंबर के पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग संपूर्ण क्रांति के क्या है संपूर्ण क्रांति के आज हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या संपूर्ण क्रांति में लिखा गया है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ लेखनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। ये क्या है जो संपूर्ण क्रांति लिखा गया, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखे गए क्या है ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। कि जयप्रकाश नारायण जो आज हमारे पटना के गांधीनगर में है, एक बार आए थे, उसी में भाषण दिए थे, उसी के बारे में बताया गया ऐतिहासिक भाषण का अंग है। तो बोल देगा जब संपूर्ण क्रांति क्या है तो हम लोग बोलेंगे भाषण है। क्या है भाषण है कि ये जयप्रकाश नारायण जी हैं हमारे पटना के गांधी मैदान में क्या हुए थे, आके भाषण दिए थे, उसी के बारे में बताया गया था। बोल देगा संपूर्ण क्रांति क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाषण है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को कब 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। जो भाषण दिया गया था कब दिया गया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को कहाँ पे पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग बहुत शहर से आए थे। वही बोल रहा है कि भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग क्या है लाखों की संख्या में लोगों ने पूरे प्रदेश से आए थे। बहुत प्रदेश से क्या है लाखों लोग जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को सुनने आए थे। फिर बोला जा रहा है कि जिसमें युवाओं का बोलबाला था। ये बोल देगा युवाओं के बोलबाला कौन है तो हम लोग बोलेंगे जयप्रकाश नारायण जी। युवाओं का बोलबाला मतलब युवाओं के चाहता, युवा सभी लोग युवा को सब लोग कौन चाहता था तो ये जयप्रकाश नारायण जी है। युवा लोग इसको खूब चाहते थे। वही बोला जा रहा है कि जिसमें युवाओं का क्या था बोलबाला था। फिर बोला जा रहा है कि नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, क्या बोला जा रहा है कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, यहाँ नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांतिकारी करता। बोल रहा है कि यदि आज बोल रहा है हमारे पास कि दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो आज हमारा भारत नव निर्माण के लिए क्या है आगे बढ़ता। जो किस तरह प्रोत्साहन करना था ये हमारे दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी कविता से और जो भी लिखते थे उससे क्या है कि सीख मिलता था। तो वही बोल रहा है कि आज भी वो सब होते तो ये भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करता, आगे बढ़ने का काम करता। किस तरह आगे बढ़ाया जाता था उनके कविता कहानी में भाषण में वार्तालाप बताया जाता था। और फिर अगला है कि लेकिन वह आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया। बोल रहा है कि जो उनको नेता बनाया जा रहा है तो बोल रहा है कि ये जिम्मेदारी हम मांग के किसी से नहीं लिए, हमको सौंपा गया है। क्योंकि युवाओं का बोलबाला था, युवा सब लोग उसको सौंपा। तो वही बोल रहा है कि जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेदारी क्या है युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। युवा जितने भी युवा लोग थे क्या किया जयप्रकाश नारायण को सौंपा गया। और वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का नेता हूं, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बातें सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जितना भी सब लोग मान लो कि कुछ चीज का संगठन है तो कुछ चीज का काम हो रहा है तो मैं सबकी बातें सुनूंगा गलत सही, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा। क्योंकि नेता का भी कुछ मायने होता है। ऐसा नहीं कि आप जो बोल दिए वही काम होगा, ऐसा बात नहीं है। सबकी बातें सुनूंगा, देखेंगे कि जो बात सही है उसी के फैसला करेंगे, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा। ये किनका कहना था जयप्रकाश नारायण जी का कहना था। और फिर बोल रहा है कि लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। फिर बोल रहा है लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर
अमेरिका में अपने बलबूते से पढ़ाई किए थे। और आप लोग इस कहानी से सीख लीजिए कि किस तरह एक स्टूडेंट का लाइफ होता है, उतना कठिन परिश्रम करते हुए दुखमय जीवन को जीते हुए किस तरह पढ़ाई करता है, किस तरह एक दिन अपना सक्सेस सीढ़ी पे पहुंच जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। वही बोल रहा है कि गरीब के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते से पढ़े थे। देखिए कैसे पढ़ रहा था। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, बोल रहा तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। वापस आकर क्या हुए थे, शामिल हुए थे। जब ये अमेरिका चले गए थे तो पेपर में पढ़ा था कि वहां पे वहां पे काम करके भी क्या है, पढ़ाई किया जा सकता है। तो ये अमेरिका चले गए थे, वहां पे क्या नहीं काम किया, बर्तन धोया, बागवानी में रहा, बेटर का काम किया, क्या नहीं किया। वहां पे रह के अपने बलबूते से अपने से कमा के क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। और बोला जब वहां से वापस आए तो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में आके शामिल हुए। और जयप्रकाश नारायण बाबू से मिलाने वाले बहुत सारे मतलब मिलने वाले बहुत सारे नेता है, और सबने उन्हें एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दिया। सबने बहुत से नेता आए थे उनसे मिलने के लिए, और सबने क्या किया, एक तरफा लोकतंत्र के शिक्षा दिया। शिक्षा ही तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका। सब लोग मिलने आते थे तो जयप्रकाश नारायण जी से बोलते थे आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफा देते थे शिक्षा। लेकिन वही लोग क्या करते थे, जब ये जुलूस निकालते थे कुछ चीज के लिए, कुछ काम के लिए, तो वही लोग क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। वही बोल रहा है कि दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। और ऐसे नेता को शर्म नहीं आता है कि जो हमको एक तरफ से आगे बोलता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जुलूस निकालिए, हम भी आपके साथ हैं, और वही लोग दूसरी तरफ से उस जुलूस को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, रोकते हैं। ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आता है। तो वही बोल रहे हैं, लेखक को कुछ यहाँ पे दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से गुजरते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनके और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण जी का और इंदिरा गांधी जी का क्या करते थे, मेल, मतलब दोनों को मिलाना चाहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि उनसे हमको कोई आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मान लीजिए कि जो हमें मतलब दोनों में थोड़ा सा अनजान है, वो दोनों आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम उनकी नीतियां से लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमको पर्सनल लड़ाई इंदिरा जी से कुछ भी नहीं है। हम जो लड़ाई करते हैं तो उनकी नीतियां से गलत है, उनकी नीतियां खराब है। तो वही बोल रहा है कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों से मेरा झगड़ा है। और लेखक ने कई बार बाबू और नेहरू को भी आलोचना कर दी है। जो हमारे भारत के महान थे महात्मा गांधी बाबू और नेहरू जी, उनका भी आलोचना किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा है कि जिसका प्रमुख कारण चुनाव का चर्चा है। आज हम लोग क्या है कि चुनाव करते हैं, चुनाव में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर देता है, तो पैसा कहां से आएगा? जनता से आएगा ना। तो वही बोल रहा है कि चुनाव पर जो भी खर्चा होता है उसका लिखाव होना चाहिए कि ज्यादा खर्चा नहीं होना है। आज आप लोग देखते होंगे कि जब रैली होता है तो रैली के सबसे अंत में तो सबसे आगे एक कैमरा वाला होता है, और कैमरा वाला पता लगाते रहता है कि क्या कितना खाना खिलाया, कितना गाड़ी निकाला है, कितना खर्च हो रहा है, ये आज लिखाता है। और उतने के अंदर जितना सरकार खर्चा करने होता है उतने के अंदर क्या प्रचार होना चाहिए। ज्यादा कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जिनका प्रमुख कारण क्या है, चुनाव की चर्चा है। चुनाव में बहुत से पैसा खर्च कर देते हैं, बहुत से काला धन, और जब वो जीत जाते हैं तो पैसा वसूली किससे किया जाता है? जनता से किया जाता है। तो वही बोल रहा है सबसे भ्रष्टाचार किससे है, तो ये जनता मतलब चुनाव की चर्चा से। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। आज की जनता अपने अधिकार को भूल गया है, सिर्फ बोलता है हम चुनाव करने के लिए। ऐसा नहीं है, अपने अधिकार को समझिए। फिर बोल रहा है लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम वोट लेते समय बोलते हैं कि 5 जन लेंगे, 2 जन लेंगे, तब आपको वोट देंगे। जब वो जीत जाता है तो हम पर उस पर क्या अधिकार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब हम बोलने जाएंगे उसके पास कि हमको ये काम दिए, तो वो बोलेगा कि आप तो पैसा लिए थे उस समय। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहरी प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। और लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। बोल रहा है कि अन्य देशों में कोई भी प्रचार होता है
तो सब कुछ वीडियो के सामने में लाइव में क्या खर्चा हो रहा है नहीं खर्चा हो रहा है तो उसका हिसाब दिया जाता है। लेकिन आज हमारे देश में क्या है, काला धंधा है, बहुत से पैसा खर्च कर देते हैं और वो खर्चा का वसूली किससे करता है, लोगों से। और अंततः हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। और बोल रहा है कि यह कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी का भाषण है बहुत ही शानदार भाषण है कि लोगों को कुछ सीख मिला है। और ये इतना सारांश है, इतना यदि आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को क्या है 5 नंबर का आता है, 5 नंबर एकदम इतना लिख देते हैं 5 नंबर आप लोगों को मिलता है। तो एक बार हम लोग फिर से दोहराते हैं कि क्या बोला जा रहा था। इसे बोला जा रहा है, बोला है कि जो भी संपूर्ण क्रांति के है प्रस्तुत पाठ लेखक में लेखनायक कौन है, जयप्रकाश नारायण देव द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक अंग है, भाषण का अंग है और है कि जिसमें 5 जुलाई 1974 ईस्वी को कहां पे, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था भाषण। अब भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग पूरे प्रदेश से आए थे। किनका भाषण सुनने के लिए, जयप्रकाश नारायण जी का भाषण सुनने के लिए, जिसमें युवाओं का क्या था, बोलबाला था। और नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो आज नव भारत का नव निर्माण करने के लिए बहुत ही कार्य करता, बहुत ही क्रांति का कार्य करती। किनका मतलब कौन कौन रहता, दिनकर जी और रामवृक्षपुरी। और लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांगी नहीं है, हमको युवाओं की पीढ़ी ने सौंपा है। ऐसा नहीं कि हम किसी के पास भीख मांगे हैं कि हमको नेता बनाओ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं कि नेता बन गए हैं, आपका काम बिगाड़ दिए, आपका काम सही कर दिए, वो नाम का नेता नहीं बनूंगा। बोल रहा है क्या कि मैं सबकी बातें सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। फिर बोल रहा है कि अपने परिवार गरीब के बावजूद होते हुए कहाँ पढ़ाई किए थे, अमेरिका में अपने बलबूते से पढ़ाई किए थे। और बोल रहा है वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण बाबू से क्या बहुत से नेता मिलने आए थे और एक तरफा उसको शिक्षा दिया था, लोकतंत्र का क्या किया था, एक तरफा शिक्षा दिया था। लेकिन दूसरी ओर उसको जुलूस निकालने से रोका गया, जुलूस निकालने से रोका गया। और तब जयप्रकाश नारायण जी बाबू कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आता है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करता है, दूसरी तरफ पैरों तले कुचल फिरता है। ऐसे लोकतंत्र को शर्म नहीं आता ऐसे नेता को। और बोल रहा है कि बहुत से नेता हुए थे, कुछ नेता उनका और इंदिरा गांधी जी का क्या है मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा और इंदिरा गांधी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उनकी नीतियां से झगड़ा है, उनके नीतियों से झगड़ा है। लेखक ने कई बार बाबू और नेहरू का भी क्या किए थे, आलोचना कर दिए थे। जब गलत होता था तो गलत बोलते थे कि बाबू जी आप गलत काम कर रहे हैं, नेहरू जी आप गलत काम कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी क्या है, तो वही बोल रहे हैं कि आज राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या है, चुनावी चर्चा। बोल रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही प्रतिनिधि का जनता पर कोई अंकुश नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देशों में क्या है, प्रेस तथा पत्रिका जो न्यूज वाले होते हैं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन प्रतिनिधियों पर क्या है अंकुश लगाती है, उस पर शासन करता है। लेकिन बोल रहा है कि आज हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। अंततः हम कह सकते हैं कि आज जो जयप्रकाश नारायण जी का भाषण है बहुत ही बाका एक शानदार है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को समझे होंगे, इस सारांश को समझे होंगे। तो आप लोग एक बार जरूर लाइक करें और आते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेके।